ये सिंघवी कमेटी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। किस कमेटी ने पहली बार कहा कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दें? वो सिंघवी कमेटी 1986। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इन्होंने कहा कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। और क्लस्टर ऑफ विलेज के लिए न्याय पंचायत एस्टेब्लिश करो। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम कहते हैं, वो ग्राम सभा लेवल पे करो, जहां पे जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है ही शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, सरपंच जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अब ये ऑप्शन स्टेट्स को दी गई है। कुछ स्टेट में सरपंचेस आर डायरेक्टली इलेक्टेड और कुछ स्टेट्स में दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और विलेज पंचायत को ज्यादा फाइनेंशियल सोर्सेज दो। और गांव में, विलेजेस में जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स भी एस्टैब्लिश करो। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो डिसोल्यूशन के बारे में कंट्रोवर्सीज होती हैं, और उसको रिजॉल्व करने के लिए, इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिब्यूनल चाहिए। और वही ट्रिब्यूनल जो और मैटर्स हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, उसको डील करेगा। तो श्री राजीव गांधी जी, तो यहाँ से जो हमारा आज का जो पोर्शन है, एक्चुअली वी हैव लेफ्ट इट है। तो यहाँ से हमने शुरू करना था। तो राजीव गांधी जी के एरा में, उनके जो रूल में कुछ बहुत अच्छी बातें हुई। एक तो उनमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने लाया, फर्स्ट ड्राफ्ट लाया। ही वाज नॉट एबल टू गेट इट थ्रू द पार्लियामेंट, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात है कि ही सपोर्टेड कंप्यूटराइजेशन एंड ही एक्सपेंडेड कंप्यूटर एजुकेशन। और वो जो कंप्यूटराइजेशन की और उनकी जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, उससे ही बाद में 10 सब विद इन 10 years इंडिया बिकेम ए सुपर पावर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, राजीव गांधी जी ने एक 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो लेके आए, सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर, लोकसभा में। उस समय में इनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं। इनके पास एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि इनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं। तो एल.एम. सिंघवी कमेटी, राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल in Lok Sabha in July 1989 to constitutionalize Panchayati Raj institutions and make them more powerful and broad-based. तो उन्होंने, so this was not passed by Rajya Sabha. The bill was vehemently opposed on grounds that it sought to centralizing federalism. तो इसमें क्या था, एक दो तीन इसमें वीकनेसेस थी जिसके ऊपर बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक तो ये था कि जो इलेक्शन है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाएगा, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन था। तो उन्होंने कहा कि स्टेट में एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाएगा और उसके सुपरविजन के अंडर इलेक्शन होगा। जो आजकल, जैसे आजकल हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस होते हैं, और उस उनकी जो वेरासिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो यहाँ तक कि आजकल कई लोग ऐसे कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनकी नॉमिनेशन कर देनी चाहिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी के बंदे जो है वही ज़्यादा जीतते हैं, तो इसकी नॉमिनेशन ही कर देनी चाहिए। अगर कोई ऑपोजिशन का जीत भी जाता है तो उसके जो वार्ड है या उसका जो विलेज है, उसको ग्रांट्स वगैरह नहीं देते। तो इससे मतलब कि एक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हो जाती है। तो काफ़ी इस समय ओपिनियन ये है कि आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की जगह पे नॉमिनेशन कर देनी चाहिए। नाउ वीपी सिंह गवर्नमेंट, जब वो ऑफिस में आए, वीपी सिंह गवर्नमेंट, तो उन्होंने ये बोला कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करेंगे। देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना जो है इंडिया को,
वो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर ले जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जून 90 में एक चीफ मिनिस्टर्स की 2-day कॉन्फ्रेंस की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीपी सिंह वाज हेल्ड टू डिस्कस द इशू रिलेटिंग टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज बॉडीज। तो कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उन्होंने बोला कि फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसके लिए इंट्रोड्यूस करो लोकसभा में। तो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन वो गवर्नमेंट फॉल कर गई और इस तरह से वो बिल पास नहीं हो सका। तो अब हमारे पास एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का समय आया, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। तो राव साहब जो थे, इनके समय में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तेलंगाना रीजन के ये रहने वाले थे और इनका बहुत पुअर फैमिली में मतलब के बर्थ हुआ था। और he was having a knowledge of 9 to 10 languages। बहुत कम बोलते थे, but very shrewd in his actions। इन्होंने एक तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, मनमोहन सिंह को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और सबसे बड़ी बात, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जितनी ही बड़ी बात ये कर गए वो ये था, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज का जो बिल, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। तो सितंबर 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा ने इसको पास कर दिया और राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया। ही वॉज ए मैन who often heard who heard more and spoke very less। तो देखिए, जब राव साहब ने ये बिल पास करवाया तो इनके पास लोकसभा में भी मेजॉरिटी नहीं थी। लोकसभा में भी इनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन गवर्नमेंट में इन्होंने गिव एंड टेक करके कंसल्टेशन और जो मतलब के डिसएग्रीमेंट्स थे उनको सर्कमवेंट किया और सभी के सॉल्यूशंस निकाले। और उसके बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं थी। तो इस सिचुएशन में इन्होंने इस बिल को निकाला। लोकसभा से भी ये पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गए। और इसको फिर जो था प्रेसिडेंशियल असेंट जो था ये 1993 को मिला। और फाइनली ये हमारे पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना और ये इट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। तो ये राव गवर्नमेंट की जो कुछ अचीवमेंट्स थी उनमें से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने रिजर्वेशन कर दी वुमेन की। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो शुरू में जब ये बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ तो लोग कहते थे कि ये तो एक पॉलिटिक्स हो गई, सरपंच का काम तो हस्बैंड करेगा और वाइफ को आगे वो मुखौटे की तरह यूज करेगा। तो ऐसा हुआ भी, लेकिन women are not that much weak so that they can always be used as a mukhota। they are much more powerful than that। और आज ऐसे इश्यूज नोट आ रहे हैं जहां पे women they are dominating their husbands in पंचायती राज institutions। Even Narasimha Rao is not now in this, he's not alive in this world, but he has said these things. Can the one day will come, you will see women dominating their husbands even in villages। पर्टिकुलरली जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है। तो इसमें ऐसा ही हुआ, राव साहब ने जो ये किया, कुछ कॉमन पार्ट थे, मैं उनके बारे में इसको स्टडी करने से पहले बता दूं। देखिए, कुछ पार्ट तो स्टेट स्पेसिफिक होगा, वो स्टेट्स के ऊपर सोचा, वो छोड़ दिया जाएगा कि आपने स्टेट्स ने इस पार्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये स्टेट की जिम्मेवारी है। मतलब कि कुछ पार्ट उन्होंने बोल दिया कि सभी स्टेट ने इंप्लीमेंट करना है। उसमें से पहले 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, एससी रिजर्वेशन फॉर एसटीज इन सम स्टेट्स एंड रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। तो ये उन्होंने एक ब्रॉड स्ट्रक्चर ले डाउन कर दिया। पर्टिकुलरली वुमेन रिजर्वेशन, जो वुमेन मत के रिजर्वेशन है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है।
आप बड़ा मतलब कि परेशान हो गए ये बात सुन के कि जितना पहली बात तो जितना फंड्स हमारा प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग देता है वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी को नहीं पहुंचता है। फर्स्ट पॉइंट। उससे भी ज्यादा जो चकित करने वाली बात है कि अगर थोड़ा बहुत जो पहुंचता भी है ग्रास रूट लेवल पे वो हस्बैंड्स ले जाते हैं। और हस्बैंड्स जो पुअर फैमिलीज के जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं वो यूजुअली ऐसे होते हैं कि जो जब उनको पैसा मिलता है वो शराब पी जाते हैं और उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते और ये जो हमारे पास पुअर फैमिलीज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया? पहली बात तो ये नोट कीजिए, इट एडेड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल 11। ये बात याद रखिए। एंड इट इज एंटाइटल्ड एट द पंचायत कंसिस्ट ऑफ। इसकी जो प्रोविजंस कहाँ से शुरू होती हैं 243 टू 243 ओ, यहां तक मैं अकेले के लिए इसको हम देखेंगे। और इससे एडिशन कौन सा हुआ? 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें ऐड हो गया। और जो 29 फंक्शंस है पंचायत की वो आर्टिकल 243 जी में डाली गई। Article 40 of the Constitution, Directive Principle, states that the states shall take steps to organize village panchayats and endow them with such power authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self-government. The article forms a part of the directive principles of state policy. The Act gives constitutional status to the Panchayati Raj institutions. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1993 में मिला। इट हैज ब्रॉट देम अंडर द प्रिव्यू ऑफ जस्टिफिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो था इट वाज जो आर्टिकल 40 था ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट था और ये जस्टिसिएबल नहीं था। इट वाज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट टू डू दीज थिंग्स। इफ स्टेट डू नॉट डू दीज थिंग्स देन दे कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे पास है ही ऐसे हैं। इसमें गवर्नमेंट को स्टेट पॉलिसीज के लिए इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस हैं। So consequently, neither the formation of panchayats nor the holding of elections at regular interval depends on the will of the government. पहले गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंट पे इलेक्शन करवाती थी, अगर उसे इनकन्वीनियंट लगता था तो वो इलेक्शन करवाती ही नहीं थी। तो अब जो इसकी प्रोविजंस हैं, दो तरह की प्रोविजंस उन्होंने इसमें डाल दी। वन इज कंपल्सरी। इस एक्ट में वी हैव two categories of provision, compulsory and voluntary। कंपल्सरी तो वो है जो सभी स्टेट्स को करनी पड़ेंगी। वॉलंटरी वो प्रोविजंस हैं जो स्टेट्स की अगर डिस्क्रिशन है तो वो कर ले, अगर नहीं करना चाहते तो वो ना करें। तो अब ये पंचायती राज एक अजीब किस्म का, इसको लॉ को बोल सकते हैं। इट्स ए सेंट्रल लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट। पंचायत या लोकल गवर्नमेंट जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। हमारी जो 7th शेड्यूल है उसकी जो स्टेट लिस्ट की 5th एंट्री है ये। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद, ये स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद देयर इज ए सेंट्रल लॉ ऑन इट। तो अब सबसे पहले हमारे पास एक इसका पार्ट है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल 243 से वी विल स्टार्ट। वी हैव आर्टिकल सबसे पहले हमारे पास एक आर्टिकल है 243। मैं यहीं पे लिख देता
वी हैव आर्टिकल 243। 243 आर्टिकल में क्या है, कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आने वाली प्रोविजंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्राम सभा है, ये हमारे पास, ये सारा जो इन्होंने लिखा है इसकी प्रोविजंस हमारे पास 243 ए में है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा। ये कई बार एग्जाम में इस पोर्शन में से क्वेश्चन आता है, जो मैं ये 243 आर्टिकल ए में क्या है, बी में क्या है, वो आगे मैं सारे में लिखता जाऊंगा। तो ए में हमारे पास क्या है, 243 ए में वी डील विद ग्राम सभा। नोटेड डाउन, वी डील विद ग्राम सभा इन 243 ए। तो हम ग्राम सभा से डील करते हैं। तो ग्राम सभा में एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्टोरल रोल्स बनती है गांव में, ठीक है, और उसमें वोटर्स रजिस्टर किए जाते हैं। वोटर लिस्ट आप जिसको बोलते हैं, हम वोटर लिस्ट के नाम पे बोलते हैं उसको। तो जो सभी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उस पंचायती एरिया में, वो वहां पे वोटिंग कर सकते हैं। तो ग्राम सभा एज ए फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो इसमें होता कौन है, इट्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज। जो उस गांव के रजिस्टर्स, जो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो पहला स्टेप इलेक्शन होने से 6-7 महीने पहले होना शुरू हो जाता है। वो होता है जो आपके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनकी आप उसकी लिस्ट को अपडेट करते हो। कोई भी इलेक्शन होने से, वैसे तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास और काम होते हैं, इसको थोड़ा बैक सीट पे रख लेते हैं। जब इलेक्शन अनाउंस होने वाले होते हैं तो 6-7 महीने पहले वो जितने भी बीएलओज होते हैं उनको वो मतलब के पुल करते हैं कि भाई आप ये काम कंप्लीट कीजिए और अपडेटेड वोटर लिस्ट बनाइए। वो जो गांव के जो बाशिंदे हैं, जो उनकी वोटर लिस्ट में जिस इसके नाम है, वे फॉर्म ग्राम सभा। तो अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, 3 टियर स्ट्रक्चर। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। देयर इज ए 3 टियर स्ट्रक्चर इन एवरी स्टेट, ठीक है। पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो एक्ट क्या डिफाइन करता है, पंचायत फर्स्ट, फर्स्ट जो हमारे पास एक्ट डिफाइंस पंचायत मींस इंस्टीट्यूशंस और सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। तो ये चीज, विलेज मींस विलेज। विलेज क्या होता है, जो गवर्नर ने पब्लिक नोटिफिकेशन में गांव को डिफाइन किया हो। इट्स ए ग्रुप ऑफ हाउसेस। इंटरमीडिएट लेवल क्या होता है, लेवल बिटवीन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट, वो भी गवर्नर स्पेसिफाई करता है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, मींस डिस्ट्रिक्ट इन ए स्टेट। तो ये इन्होंने पहले तो सभी, ये सभी टर्म्स को डिफाइन किया इन आर्टिकल 243। तो अब क्या, एक चीज और, एक्ट ने यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रक्चर की थ्रू आउट द कंट्री, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म कर दिया। लेकिन जो स्टेट्स की पॉपुलेशन, जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन हमारे पास पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है, तो उन स्टेट्स में जो इंटरमीडिएट लेवल, उन्होंने एक ब्रॉड क्राइटेरिया रख लिया कि उन स्टेट्स में इंटरमीडिएट लेवल नहीं होगा। और ये भी उन्होंने क्या वर्ड कौन सा यूज किया, मे नॉट। मतलब कि इट इज देयर डिस्क्रिशन, इफ दे वांट टू कीप इंटरमीडिएट लेवल दे कैन कीप, इफ दे डोंट वांट टू कीप, ये उनकी मर्जी है।
जिन स्टेट्स की 20 लाख से कम पॉपुलेशन है उन स्टेट्स में इंटरमीडिएट लेवल होना मैंडेटरी नहीं है। और नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ ए मेंबर एंड चेयरपर्सन, all members of panchayat at village level, intermediate level and district level shall be elected directly। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डायरेक्ट इलेक्शन सभी मेंबर्स का कहाँ पे, पंचायत में और पंचायत समिति के ऊपर। इंटरमीडिएट लेवल एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। फर्दर, चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट लेवल, जो चेयरपर्सन का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, लेकिन जो मेंबर का इलेक्शन है वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन। However, चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत और ए विलेज, तो अब चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे करना है ये स्टेट लेजिस्लेचर का फैसला है। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह उसका डायरेक्ट इलेक्शन भी करवा सकता है और इंडियन जो मतलब कि या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन उसका हो सकता है कि जो इलेक्टेड मेंबर है वही अब आपस में से किसी एक को सरपंच बना दे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया reservation of seats। The act provides for reservation of seats for scheduled castes के लिए and tribes even in panchayats in proportion of their population। जितनी उनकी population होगी उतने % उनकी reservation होगी। The state legislature shall provide for reservation of offices of chairperson। और उसके बाद पहली बात तो ये तो उन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात कर ली इन एवरी पंचायत, तीनों लेवल के ऊपर। और जो अब उनके चेयरपर्सन की रिजर्वेशन कितनी रखनी है तो ये उन्होंने स्टेट के ऊपर छोड़ दिया। फर्दर, द स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन एट द विलेज और एनी अदर लेवल फॉर SC/ST। जो इनकी जो रिजर्वेशन है चेयरपर्सन की, जो मेंबर्स की तो उन्होंने बता दिया इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। जो चेयरपर्सन की रिजर्वेशन है वो स्टेट अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन of not less than 1/3 of the total seats for women, including the number of seats reserved for women belonging to SC/ST। 1/3 रिजर्वेशन से कम वुमेन की रिजर्वेशन नहीं हो सकती। फर्दर, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ चेयरपर्सन। तो देखिए मेंबर्स में भी लेडीज की 1/3 मिनिमम 1/3 है और चेयरपर्सन पे भी वुमेन की जो रिजर्वेशन है नियरली 1/3। तो अब जो इंडिया का स्ट्रक्चर है इससे देखिए, कई बार आदमी पॉलिसी बना जाता है एवरीवन, हर एक आदमी जो इतने टॉप लेवल पे पहुंचता है एक लीडर को पैदा करने के लिए, जेन्युइन लीडर को पैदा करने के लिए टॉप लेवल के ऊपर नेशन के 50-60 साल लग जाते हैं और वो वहां पे जाकर इस पोजीशन में होता है कि वो कोई कंट्रीब्यूशन कर जाए। तो ये राव साहब की मेजर कंट्रीब्यूशन थी। और ही वाज आल्सो ए ग्रास रूट लेवल लीडर। तो ग्रास रूट लेवल लीडर्स जो होते हैं ना उनको एक फील होता है रियलिटी का कि एक्चुअली व्हाट द रियलिटी इज। जो स्टेटमेंट ओरिएंटेड लीडर होते हैं जो जस्ट एक स्टेटमेंट मेक करके लीडर बन जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज व्हाट हैपेंस एट लोअर लेवल। तो उनकी पॉलिसीज भी ऐसी होती है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास इशू आ गया ड्यूरेशन का। तो ये तो SC/ST और वुमेन की रिजर्वेशन हो गई। अब हमारे एक बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तो एक्ट ने ये बोला है कि ये अब स्टेट की डिस्क्रिप्शन है कि वो रिजर्वेशन पंचायत में मेंबर्स की रिजर्वेशन प्लस जो चेयरपर्सन की रिजर्वेशन है
वो किसी और बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में भी कर सकता है, बट दिस इज एब्सोल्युटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से जो चेयरपर्सन्स की रिजर्वेशन फॉर SC STs है, वुमेन का तो उन्होंने सीधी बात कर दी कि चेयरपर्सन में भी और मेंबर्स में भी 1/3 मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन होगा। तो वुमेन की रिजर्वेशन तो पक्की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी। मेंबर्स में शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन फिक्स कर दी इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। चेयरपर्सन में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को मतलब के डिस्क्रिप्शन दे दी कि वो कितनी भी कर दे, ये उसकी मर्जी है। तो अब इसके बाद पंचायत की ड्यूरेशन का इशू हुआ। तो पंचायत की ड्यूरेशन जो थी ये 5 ईयर की टर्म कर दी गई और उसमें 5 साल के बाद इलेक्शन होगा और पंचायत 5 साल खत्म होने से पहले उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 मंथ्स री इलेक्शन होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मत के प्रोविजन है। जो ड्यूरेशन को डील करता आर्टिकल है 243E है, ये मैं एंड में लिखूंगा अभी आपको। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एंड में करेंगे। लेट अस फर्स्ट गो थ्रू दिस। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन। तो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज or for being a member of panchayat if he is not so disqualified. If he is so disqualified, a person shall be disqualified for being chosen as for being a member of panchayat if he is so disqualified under, for example, किसी कानून के अंडर फ्रॉम द टाइम टू टाइम बीइंग जो इलेक्शन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी कानून बनाया फॉर दैट पर्पस। पहली बात, अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग, अगर कोई टेम्परेरी लॉ मत के डिस्क्वालिफिकेशन का बनाया उसके अंडर भी, और अगर कोई परमानेंट लॉ है उसके अंडर भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लेकिन अब एक कंडीशन, अगर किसी की 25 साल से उम्र कम है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड्स दैट ही इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इफ ही हैज अटेन्ड 21 ईयर। तो आप ये बात मानिए कि अगर आपकी 21 वर्ष की आयु है तो आप पंचायत के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इन्होंने बड़ी एक अजीब लाइन लिखी है, आप 21 वर्ष ही कर दो। Why are you writing 25 years? Just write 21 year। आपने ये बोल दिया कि अगर कोई 21 ईयर की एज से ऊपर है तो उसको इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता कि वो 25 साल से कम है, मतलब कि 21 ईयर वाला इलेक्शन कंटेक्ट कर सकता है। तो ऑल क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रेफर्ड टू सच अथॉरिटी एज स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमिन। जो स्टेट गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी अपॉइंट करेगी जो इनके डिस्क्वालिफिकेशंस के मैटर्स को डिस्कस करेगी। लेकिन जो प्रैक्टिकल फंक्शनिंग में यहाँ पे मतलब के मतलब सिचुएशन इज क्वाइट रैंडम। स्टेट इलेक्शन कमीशन तो वो क्या करता है, सुपरिंटेंडेंस इलेक्शन को सुपरिंटेंड करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। और पहला काम क्या है, फर्स्ट फॉर प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो मैं कहता था कि वोटर लिस्ट को अपडेट कीजिए। फिर इलेक्शन का कंडक्ट हो गया। तो ये सभी पावर्स हैं किसमें है, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, 3 पावर। SDC इसे आप बोल लीजिए, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ये तीनों पावर इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्ट को तैयार करने की और इलेक्शन को कंडक्ट करने की इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, ही विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो जो उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस है, टेन्योर ऑफ ऑफिस है, ये इसका फैसला भी गवर्नर ही करेगा।
और उसको मतलब के ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता, और उसका रिमूवल का प्रोसेस वही है जो स्टेट हाई कोर्ट के जज का है। मतलब कि उसको भी पार्लियामेंट ही इम्पीच कर सकती है, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट के जज को भी पार्लियामेंट ही जो है वो इम्पीच कर सकती है। और उसके बाद शैल नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। जो उनके कंडीशन ऑफ सर्विस हैं, सैलरी है या लीव एक्सेट्रा है, जो वो उसके जो पहले जो उनके बेनिफिट्स हैं उससे कम नहीं किए जा सकते। पावर एंड फंक्शन, state legislature may endow the panchayats with such power and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government. Such a scheme may contain provisions for devolution of powers and responsibility upon panchayats at appropriate level with respect to number one, preparation of plans की तैयारी करना किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। ये सारा काम किसका है, पंचायत का। इम्प्लीमेंटेशन करना उस स्कीम की, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लान्स तैयार करना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना, और जो 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स हैं वो सारे असाइन किए जाते हैं किसको, पंचायत को। अब इसके फाइनेंसेस की बात आ गई, पंचायत के फाइनेंसेस की बात। द स्टेट में कर सकता है, पंचायत को ऑथोराइज कर सकता है कि वो कोई टैक्स लगा ले, या वो टैक्स अपने खाते में डाल दे, ड्यूटीज लगा दे, टोल्स लगा दे और फीस लगा दे। ये ऑलमोस्ट गांव लेवल पे तो क्या, ये तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 टैक्सेस दे रखे थे और स्टेट उनमें से कोई नहीं लगाती। एंड नेक्स्ट, असाइन टू पंचायत, ये बात हो सकती है कि जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो रहे हैं, उनमें से जो पंचायत को कुछ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, क्या टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो पंचायत को दे सकती है। फिर जो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड है, स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांट्स इन एड दे सकती है। एंड प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स, तो स्पेशल फंड भी बना सकती है, तो जिसमें अगर जो सारा पैसा आए वो पंचायत की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो। तो इसके बाद एक फाइनेंस कमीशन, 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन बैठेगा जो कि पंचायत की फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू करेगा, और उसके जो काम करने के प्रिंसिपल्स क्या होंगे। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत ऑफ जो टैक्सेस या ड्यूटीज स्टेट गवर्नमेंट को इकट्ठी होती हैं, उसका पैसा अलग अलग पंचायत में बांटने का प्रिंसिपल क्या होगा, इसका फैसला करेगा। फिर कौन कौन से टैक्सेस हैं जो पंचायत को असाइन कर दिए जाएं, पंचायत को दे दिए जाएं, और कुछ कौन कौन से टैक्सेस हैं जो पंचायत में किस प्रिंसिपल के ऊपर बांटे जाएं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत, स्टेट और पंचायत में जो टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसका प्रिंसिपल्स क्या चाहिए, क्या होने चाहिए, इसका फैसला फाइनेंस कमीशन करेगा। कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सारे के सारे पंचायत को दे दिए जाए, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से ग्रांट्स इन एड जो है वो कैसे पंचायत को दी जाए, या उसका आधार क्या हो। तो इसने क्या, इसमें तीनों केसेस में इसने क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, प्रिंसिपल्स फॉर ये पता लगाना कि कौन कौन से टैक्सेस डायरेक्टली पंचायत को असाइन किए जाए, और ग्रांट्स देने के प्रिंसिपल, और असाइनमेंट के प्रिंसिपल, और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल। ये तीनों जो प्रिंसिपल्स हैं, तीनों कामों के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो फाइनेंस कमीशन इसमें बनाएगा।
और स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्ट करेगी। द मेजर डिटरमिन्स द नीड, द मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव। अब पंचायत की फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए। कोई और मैटर जो फाइनेंस कमीशन को रेफर किया जा सके इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंसेस ऑफ पंचायत के साउंड फाइनेंसेस के इंटरेस्ट में द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर कंपोजिशन ऑफ कमीशन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर एंड मेंबर ऑफ सिलेक्शन। तो स्टेट लेजिस्लेचर कमीशन की कंपोजिशन क्या होगी, इसके ऊपर फैसला उसका होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये भी स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा, और उसका जो मैनर ऑफ सिलेक्शन है वो कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे, ये सभी बातों के ऊपर फाइनेंस कमीशन की बातों के ऊपर फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। नाउ जो गवर्नर के सामने रिकमेंडेशंस कमीशन रखेगा उसके साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट और जो कमीशन की रिकमेंडेशन है ये सारा कुछ गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्लेस करेगा। तो इसके अलावा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है ये भी मेजर सजेस्ट करेगा कि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को कैसे बढ़ाया जाए और ताजो जो पंचायत के रिसोर्सेज स्टेट सप्लीमेंट कर सके। मतलब कि फाइनेंस कमीशन विल कंसिडर द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट कमीशन। जो सेंटर का फाइनेंस कमीशन है वो स्टेट के फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को कंसिडर करेगा और उनके आधार के ऊपर वो रिकमेंड करेगा कि कैसे हम स्टेट्स को और ज्यादा फंड दें ताकि स्टेट्स फर्दर जो है पंचायत को फंड ट्रांसफर कर सकें। नेक्स्ट ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब आप इतना पैसा पंचायत को दे रहे हो तो वहां पे अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए, अकाउंट्स का फिर ऑडिट होना चाहिए। और इसके बाद अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे होगी। फर्स्ट, प्रेसिडेंट may direct that provisions of this act shall apply to UT subject to exceptions। तो यूनियन टेरिटरीज को भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। कुछ स्टेट्स में ये एक्ट अप्लाई नहीं होता जिनमें J&K आ जाता है। ये स्टेट्स याद रखिए कहां कहां पे ये अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट J&K, उसके बाद नागालैंड, और ये मेघालय, मैं इसको आधा ही लिख देता हूं, मिजोरम, ये स्टेट्स पे ये अप्लाई नहीं होता। और उसका रीजन भी दिया उन्होंने क्योंकि हमारे जो मतलब के 5वें और 6ठे शेड्यूल में प्रोविजंस हैं, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द हिल एरियाज ऑफ मणिपुर को हमने बाहर रखा है, और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग का एरिया इससे बाहर है, और दार्जिलिंग फॉर विच गोरखा हिल काउंसिल्स हमारे क्या है स्पेशल प्रोविजंस के अंडर शेड्यूल 5 और 6 या इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल के केस में कुछ काउंसिल्स बना रखी हैं जहां पे वो काउंसिल्स हैं वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। एक रिसेंटली कोई डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने उसमें ऐसे किया कि किसी स्टेट में इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अभी अलाउड किया है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। ये रिसेंट न्यूज है, आप इसे चेक कीजिए। मैंने एक दिन ये करंट इवेंट्स में आपको करवाया है और चेक करके मुझे रिपोर्ट कीजिए कल को। दिस इज होमवर्क फॉर यू। तो अब तो एक बात और थी जो जब ये आपने
जब ये एक्ट पावर में आया, उस समय के बाद की एक बात हमारे पास है, वो क्या है? एक्ट 1993 में आया, तो उस समय कुछ तो पंचायतें चल रही थी, तो उसके हाँ, कुछ पंचायतें चल रही थी, उनके साथ क्या किया? Continuance of the existing laws and panchayats. All the state laws relating to panchayat shall continue to be in force until the expiry of 1 year. मतलब कि 1 year का मतलब आप 1994 से पहले 1994 तक अगर कोई कानून पहले बना हुआ है, तो वो 1994 तक एज इट इज चलता रहेगा। तो स्टेट्स को उन्होंने मैक्सिमम पीरियड 1 साल का दे दिया कि आप 24 अप्रैल 1994 के बाद नया पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अगर आपके कोई पुराने रूल चल रहे हैं, दे कैन गो अप टू दिस पॉइंट। हालांकि लॉ केम इनटू फोर्स ऑन 24th April 1993. 1 year was given for compliance. लेकिन उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर 1993 से पहले कोई पंचायत, आप अज्यूम कीजिए कि 1992 में कोई पुराने लॉ के अंडर पंचायत बन गई, तो दैट विल बी अलाउड टू कंप्लीट 5 years। तो उसको 5 साल देंगे कंप्लीट करने के लिए, उसको डिसमिस, उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास कॉन्सिक्वेंटली मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टेट्स थे, इन्होंने जो एक्ट था वो पास कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट, majority of the states passed Panchayati Raj Act in 1993 and 1994 to adopt new system in accordance with 73rd Constitutional Amendment Act. तो 11th शेड्यूल ये कहता है कि 29 आइटम्स जो हैं पंचायत की, वो इसमें रखी गई हैं। 29 फंक्शंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया। इसमें से एक आध लाइन वो ना वहां पे रख देते हैं और पूछ लेते हैं वेदर इट फॉल्स अंडर द फंक्शंस ऑफ पंचायत और नॉट। तो इसको हम बहुत केयरफुली, आई विल गो थ्रू देम वेरी केयरफुली। तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो पहले तो हमारे पास एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग पार्ट में हाईलाइट कर देता हूँ। लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन और सॉयल कंजर्वेशन। तो सॉयल कंजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, लैंड इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटर शेड जहां से पानी निकलता है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पोल्ट्री, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री जो आपके जो खेतों के आसपास में जो आप या खेतों में पेड़ लगाते हो, या इसमें थोड़ी सी हॉर्टिकल्चर में इसको हम डाल सकते हैं, लेकिन वो खेतों में पेड़ लगाने वाली बात ज्यादा होगी, फसल में मैं उसको बोलूंगा। तो सोशल फॉरेस्ट्री जो हमारे पास सोशल प्लेसेस हैं, मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है या कोई और कम्युनिटी प्लेस है, वहां पे आपने ग्रास एरिया वगैरह या पेड़ एरिया वगैरह प्लांट करने हैं। देन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो छोटी बहुत आपके फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस आती है, ये भी पंचायत की फंक्शन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो गांव में है वो।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये बहुत एक ना नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है। पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गांव में होती थी, गांव के लोहार के पास काम होता था, गांव के दर्जी के पास काम होता था, गांव के मिस्त्री के पास काम होता था, गांव के तरखान के पास काम होता था। अब ये सभी चीजें मशीन मेड बाहर से बन के आती हैं, जिससे जो एक हमारा गांव का एक सेल्फ कंटेन्ड स्ट्रक्चर था, उसकी जो एक अपनी सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमी थी, उसको हमने ब्रेक कर दिया। लेकिन उसकी जगह के ऊपर हमने एक नया स्ट्रक्चर पुटअप नहीं किया, प्लेस नहीं किया। तो अब आप ऐसे अज्यूम कीजिए, पहले जितनी फार्म मशीनरी की इंडस्ट्री थी ये उसी गांव में होती थी, तो अब ये शहरों में है। तो क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज तो शहरों में आ गए। जो गांव का हमारा लोहार था, कुम्हार था गांव का, और जो गांव का तरखान था, जो गांव का मिस्त्री था, वो विदाउट वर्क हो गया, तो गांव में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। तो खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, road, culverts, bridges, ferries, waterways, and other means of communication, transportation include rural electrification, distribution of electricity, non-conventional energy sources, poverty alleviation programs, education including primary and secondary schools, technical training and vocational education, adult and formal education, लाइब्रेरीज। आजकल तो हमारा पढ़ने का कल्चर तो वैसे ही खत्म हो रहा है। लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट्स एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, ये हम भूल जाते हैं। प्राइमरीज एंड सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, तो एक गवर्नमेंट करने लगी थी कि जो गांव का हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, वहां पे सरपंच अटेंडेंस लगाएगा। वो बाद में ना इन्होंने रिमूव कर दिया, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गांव में जाना पड़ेगा। दैट वाज द ओनली वे कि उनके ऊपर जो सरपंच है वो छापा मार के उनको एब्सेंट कर सकता है। फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी इनके अंडर आता है। सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, ये हम भूल जाते हैं। ये हम सोचते हैं कि वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आता होगा, ये सभी इनके अंडर आता है। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो वेलफेयर की बातें हैं वो। तो नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, ये हम भूल जाते हैं। पीडीएस हम सोचते हैं कि ये तो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंडर है, नहीं, गांव में इसका कंट्रोल इसके पास है। और कम्युनिटी एसेट्स, तो आपने इन सभी को लिखना है, 29 एक्टिविटीज को लिखना है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है, उसमें आमतौर पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसके मैं क्वेश्चंस आपको स्पेशली सॉल्व करवाऊंगा इसी बात के कारण कि इट क्रिएट्स ए कंफ्यूजन। तो अब मैं आपके लिए कुछ आर्टिकल्स राइट करना चाहता था। इफ देयर इज, हमें स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हो जाएगा इतनी जगह पे। नाउ आई विल राइट द आर्टिकल्स और आपको उसको क्रैम करना है। लॉजिकली भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ हमने लिख दिया है, बट आई विल राइट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सबसे पहले 243 आर्टिकल, 243, इसमें क्या है? डेफिनेशंस। पंचायत क्या है, गांव क्या है, जिला परिषद क्या है, और उसके बाद ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, और जिला परिषद क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है। ऐसी जो बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो इसमें दे रखी है। और जो 243A तो मैंने लिखा ही था,
243A डील करता है ग्राम सभा को। ग्राम सभा 243B जो है, तो ग्राम सभा के बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ये पंचायत को कैसे बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। इसके बाद 243C आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। कंपोजिशन के बाद 243D, तो ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करती है। टू 43E ये ड्यूरेशन की बात करती है। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। टू 43F ये डिस्क्वालिफिकेशन को डील करती है। टू 43G जो हमने अभी पढ़ी है, ये 243G के अंडर आता है। जो 11th शेड्यूल में 29 फंक्शंस हैं, ये 243G में आती है। तो इसमें क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, पंचायत आप अपने आप समझ लेना। पावर एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत, मैं लिख भी देता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम थी। पंचायत। और अब 243H, तो अब टैक्सेस की बात होगी। तो इसमें क्या होगा, पावर टू इम्पोज टैक्स। पहली लाइन हम पढ़ लेते हैं, दूसरी भूल जाते हैं। और तरह के जो फंड इसको कैसे मिलने हैं। 243I तो ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होना है, तो दिस रिलेट्स टू फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन। इसके बाद 243, मैंने 3 लिख दिया, 243IJ
243J, तो अगर हमने इनको पैसा दे दिया, टैक्स लगाने की पावर दे दी, तो ऑडिट भी करना पड़ेगा कि कैसे भाई आपका जो पैसा आया था वो कहाँ पे गया। ये 243K ये इलेक्शंस को डील करेगा। टू 43IJKL, तो ये एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, इसको डील करेगा L, 243L। और अब इसके आगे टू 43M, इसमें क्या था, 243M में पार्ट not to apply to certain states, जैसे हम J&K वगैरह उसमें चूज कर लेते। 243N जो एग्जिस्टिंग पंचायत हैं उसको कंटिन्यूएशन करना। अब तो ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग पंचायत, जो हमारे पास पंचायत एग्जिस्ट कर रही हैं इनकी कंटिन्यूएशन करना। और 243O 243O डील करता है बार ऑन कोर्ट इंटरफेरेंस, के जो अदालतें हैं ये इंटरफेयर नहीं कर सकती। जो इलेक्शन डिस्प्यूट का मामला है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा या ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। और जो कोर्ट्स हैं, बार ऑन कोर्ट इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स, तो ये इलेक्टोरल मैटर्स कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, कोई ट्रिब्यूनल या कोई अथॉरिटी एस्टेब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास ही इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो है ये सारे जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं पे हमने अभी पढ़ा भी था। तो इसी के साथ जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो पार्ट था, जो खास करके जो हमारा लोकल गवर्नमेंट वाला पार्ट था, इट हैज़ बीन फिनिश्ड।